तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीसैट 2021 के लिए आपको किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब सीसैट 2021 आने ही वाला है। मतलब कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम आने ही वाला है और सीसैट एक ऐसा गेम चेंजर रहा है कि कई बार देखा गया है कि एस्पिरेंट्स का जीएस पेपर 1 तो क्लियर हो जाता है लेकिन सीसैट में वो रह जाते हैं। तो सीसैट में हमारे को कोई ब्लंडर नहीं करना और किस तरीके से हम इसे क्लियर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जहां पे पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। डेटा एनालिटिक्स के साथ बात करेंगे, हवा में कोई बात नहीं करने वाले। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। 28 मार्च को सुबह 11 बजे हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। गेमिफाइड वर्जन है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज का, इसे जरूर ज्वाइन करना है। साथ के साथ अगर आप 31 मार्च तक अनअकैडमी के लिए सब्सक्राइब करें तो आपको जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब कि 4 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। मतलब कि जब तक प्रीलिम्स 2022 नहीं हो रहा था आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। इसी के साथ कई सारे बैचेस आ रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, 1 साल 2 साल और एनसीईआरटी समरी बैचेस। ये सारे के सारे आपको ज्वाइन करने हैं अनअकैडमी पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सो और साथ के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आपको करना ही है। लेट्स क्रैक इट राइट। सबसे पहले देखते हैं कि सीसैट का सिलेबस किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, एक पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशन और ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंक टेस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आ जाता है मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें एस्पिरेंट्स को डर लगता है थोड़ा। डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, वैसे तो आगे डेटा से बात करने वाले हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इधर मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इधर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होती है। इसका क्या सोल्यूशन है अभी बताऊंगा। एक बार फटाफट आप में से जो लोग नए एस्पिरेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, क्विकली यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ। देखिए, जो सीसैट का पेपर 2 होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का पेपर रहता है। हर क्वेश्चन में अगर आप सही कर रहे हो तो 2.5 नंबर मिलेगा, नेगेटिव कर रहे हो तो 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब कि 0.8 मार्क्स के करीब आपके यहाँ पे कट जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होता है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि हाँ लॉजिकल रीजनिंग में इतने चाहिए, मैथमेटिक्स और क्वांट में इतने चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में इतने चाहिए, ऐसी कुछ कंपल्शन नहीं होती। मतलब कि आपको पूरे पेपर में मिला के 66.67 नंबर लाने हैं। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा तो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे वो। सो सीसैट इज कंपल्सरी, आपको ये क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, पिछले 5 साल का ट्रेंड देखते हैं एक बार सीसैट में क्या रहा है। अगर हम ये देखें तो ये वाला जो ग्राफ है लाइट ब्लू, ये ग्राफ लॉजिकल रीजनिंग दिखा रहा है। तो लॉजिकल रीजनिंग में 2016 में 21 क्वेश्चन, फिर 22, फिर दोबारा 22, 18 और 2020 में सडनली कम हो गया 12। कहने का मतलब है मोर और लेस 18 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 50 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग आसानी से आ सकता है। ठीक है, हमारे को इधर फोकस नहीं करना है कि 1 साल कम आया तो जरूरी है कि हर साल लॉजिकल रीजनिंग कम ही आएगा। हो सकता है अगले साल 25 क्वेश्चन आ जाए। कहने का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है जो आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, अब बात आती है क्वांट की। आप इस ग्राफ में अगर देखोगे तो क्वांट एक ऐसी बिल्डिंग है येलो कलर की जो सबसे ज्यादा वेटेज में रही है। 31 क्वेश्चन मैक्सिमम वेटेज, 28 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन बीच में डिप आया था थोड़ा सा, फिर अगेन 32 क्वेश्चन और फिर 42 क्वेश्चन। 2020 में क्वांट में से आते हैं 42 क्वेश्चन। मतलब कि आधे से ज्यादा पेपर, 4 पिलर्स में से आधे से ज्यादा पेपर क्वांट से निकल के आता है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन 1/3 से ज्यादा की वेटेज रख रहा है, 28 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन दोबारा और 26 क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट पिलर। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इसमें 16-17 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 18 में अचानक से 14 क्वेश्चन आ गए, लेकिन 19 और 20 दोबारा से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कहने का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर यूपीएससी काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। 4 साल कोई सवाल नहीं आया और 1 साल अचानक से 14 सवाल आ गए। मतलब कि 35 नंबर के सवाल आ गए डेटा इंटरप्रिटेशन से। सवाल उठता है कि ठीक है, हमने वेटेज तो देख लिया और हमने ये भी समझ लिया कि लॉजिकल, क्वांट और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये ऐसे पोर्शन है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। डेटा इंटरप्रिटेशन फिर भी थोड़ा सा लाइट वेटेज में रहा है। समझते हैं इसको कवर कैसे करना है। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज काफी ज्यादा रही है तो सबसे पहले मैं क्वांट की ही बात करूंगा। टॉकिंग अबाउट क्वांट, यहां पे ये देखा गया कि जो सबसे ज्यादा सवाल निकलते हैं वो निकलते हैं एवरेजेस से, परसेंटेजेस से, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन मिक्सचर एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए, वंस यू हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स, इसके बाद आपको ये सेकेंडरी टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सेट्स। अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सेकेंडरी चैप्टर्स की लिस्ट है,
इनमें से ज्यादा सवाल नहीं निकलते। इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कहने का मतलब है अगर आपको क्वांट में डर लगता है या आप कंफर्टेबल नहीं हो या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, आपके पास मैथ्स नहीं था और आपको लगता है आपकी मैथ्स काफी ज्यादा वीक है, आपको मैथ्स का फोबिया है, तो इन माय ओपिनियन अगर हम पिछले कुछ साल का क्वेश्चन पेपर देखें तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। वैसे तो देखो अगर आप पूरी क्वांट करोगे तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको डू और डाई सिचुएशन में कुछ चूज करना है कि मेरे को सिर्फ इतने ही टॉपिक्स करने हैं, तो उस केस में आपको ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये नहीं छोड़ने हैं, ये वाले चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस है। अगर आपने यही टॉपिक्स छोड़ दिए तो फिर क्वांट क्लियर करना काफी मुश्किल रहेगा। कहने का मतलब है पहले इन्हें कंप्लीट करिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर इस वाली लिस्ट की तरफ आप जा सकते हो। राइट, तो क्वांट का हो गया ये। इसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक काफी ज्यादा इजी पोर्शन रहता है। लॉजिकल रीजनिंग से मुश्किल सवाल नहीं बनता और इधर जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफी लो हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब कि इनको आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए वो इन एरियाज पे होना चाहिए। अगर इतने एरियाज आप कवर कर रहे हो, सिटिंग एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये इसके राइट में नहीं बैठेगा, ये उसके लेफ्ट में नहीं बैठेगा, ये उसके थर्ड राइट में, फोर्थ लेफ्ट में, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसका बेटा मुंबई में काम करता है लेकिन वो इंजीनियर नहीं है, इस टाइप वाले जो सवाल होते हैं ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन बनी जाते हैं इसके ऊपर। तो ब्लड रिलेशन, he is the brother of that, she is the sister of the, like that. Direction sensors, cubes and dice important topic है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपने देखा होगा, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, एरो एक पहले एक डायरेक्शन में बना है, फिर एरो घूम रहा है, फिर और घूम रहा है, उस टाइप के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन 2019 में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के ऊपर कि अगर 1 जनवरी 2009 को मंडे है तो फिर 2013 में क्या होगा 1 जनवरी को, उस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछाएंगे। और सीरीज एंड एनालॉजी 1 2 3 स्पेस 5 6 7 की स्पेस में क्या आएगा, उस टाइप के जो सवाल हैं काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग आपको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया जो ना तो इंग्लिश वालों के लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा ना मैथ्स वालों के लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। कहने का मतलब है ये एक ऐसे एरिया जो कॉमन ग्राउंड है, ये आप सब कर सकते हो। ये एक ऐसे एरिया कि अगर आपका मैथ्स या इंग्लिश ज्यादा वीक है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस रखो जिससे कि आप कॉम्पनसेट कर पाओ। राइट, इसके अलावा अगर बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि हमने देखा कि यहां से 20 22 23 क्वेश्चन बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन अगेन ये एक ऐसा ट्रिकी टॉपिक है जहां पे ना तो कोई शॉर्टकट है ना टेक्निक है। अगर मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूं उधर फिर भी आपको ये सारे के सारे शॉर्टकट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक है, ना ही यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि हाँ ये फटाफट एक टेक्निक याद कर ली तो सारे क्वेश्चन मेरे निकल ही जाएंगे। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी। खुद से अगर आप अखबार पढ़ते हुए आ रहे हो तो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो निकल ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा ना ही कोई ट्रिक टेक्निक लग रही। तो इवन अगर आप कोई कोर्स वगैरह भी अटेंड कर रहे हो तो वहां पे भी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ कराया जा नहीं सकता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ये टॉपिक ऐसा है जो क्वांट और मैथ से काफी ज्यादा लिंक्ड है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है क्वांट और मैथ से। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या होता है, ग्राफ वगैरह दिया होगा, वहां से डेटा देख के आपको एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ये सारी चीजें करने का है। कहने का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वांट अपना ठीक तरीके से कर लिया, जो बेसिक चैप्टर मैंने बताए हैं, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, अगर ये सारे चैप्टर ठीक से कर लिए तो डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहने का मतलब है अगर आप क्वांट ठीक तरीके से कवर कर रहे हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आसानी से कवर हो जाएगा। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़े बहुत ग्राफ्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लीनियर ग्राफ, टाइम और स्पीड ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। ये ग्राफ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप इसे कवर कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि यूपीएससी ने एक साथ 14 सवाल डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछ लिए थे, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दिया कि जिस पे आपका कोर फोकस होना चाहिए। सवाल उठता है सर ये सीसेट कवर कैसे करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, किताब कौन सी रेफर करनी है, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है। शॉर्ट्स में एक बार देख लेते हैं। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, मतलब कि कम से कम 45 से 50 मिनट आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिवोट करने हैं आज से ही। ये नहीं सोचना है कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड का हूं या मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सर देखिए बात ऐसी है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं,
उधर जो मैथ्स होती थी वो होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट मैथ्स, इस टाइप की मैथ्स होती थी। यहां पे जो मैथ्स वो पूछ रहा है वो बिल्कुल अलग मैथ्स है। कहने का मतलब ये है कि सीसैट के जो शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक है वो आपके सीसैट में अलग होते हैं और इंजीनियरिंग वगैरह में अलग होते हैं। नो मैटर आप साइंस बैकग्राउंड के भी हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा सवाल उठता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहां से है। तो सबसे पहले आपको यहां पे पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज देखने हैं जो बहुत अच्छा ट्रेंड आपको बताएंगे कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है। और एक बार आप जब पीवाईक्यू कर लो, देखो पहले पीवाईक्यू करना है, एक बार फिर जब पीवाईक्यू कर लोगे तो फिर आपको रेफर करनी है अरिहंत या टीएमएच, कोई सी भी एक सीसैट की बुक जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उनमें से कोई भी एक किताब आप कर सकते हो। सवाल उठता था मेरे पास आरएस अग्रवाल और ये सब है, देखिए वो सारी की सारी बुक्स जो वो सीसैट वगैरह के पर्पज से थोड़ी कम लिखी गई हैं। अरिहंत टीएमएच की जो किताबें इनमें सीसैट के हिसाब से ही सिलेबस पूरा दिया गया है, तो आप इन दोनों में से कोई एक किताब रेफर कर सकते हो। अल्टीमेटली टारगेट आपका 67 मार्क्स ही है, 200 में से 200 इन एनी केस आपको नहीं लाने हैं, राइट। सवाल उठता सर ऑर्डर क्या रहेगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना चाहिए क्योंकि मैथ्स में कई एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं और यहां से वेटेज भी काफी ज्यादा आती है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करिए, उसके बाद इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो रोज करते रहिए, एक एक पैराग्राफ। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज एक पैराग्राफ करते रहो। लॉजिकल रीजनिंग कब करनी है, जब क्वांट खत्म हो जाए। क्वांट खत्म करने के बाद लॉजिकल रीजनिंग और एंड में डेटा इंटरप्रिटेशन। इस तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो फिर सीसैट आपका अच्छे से निकल जाएगा, कोई खास इशू नहीं आने वाला है, राइट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मदद गुप्ता नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, ज्वाइन कर लीजिए। 31 मार्च 2021 तक अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। सिंपली रेफरल कोड यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और 28 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट है, लेट्स क्रैक इट।